एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कैसे हम मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये बहुत ही आसान है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसे होने के लिए हीट चाहिए, वही क्या है, तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चाहे वो हीट हमें देनी पड़े या वो खुद एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी हीट इज एब्जॉर्ब्ड, और अभी मैंने बताया था या हीट हमें देनी पड़े, तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है वो सारी रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, देखिए कि हमको सबको पता है कि रिएक्टेंट को हम आर से दिखाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हमने ये पढ़ा है कि जब सबसे पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उससे फिर फाइनली नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए अगर उसके पास पहले से इनफ एनर्जी है तो हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब तक हम हीट नहीं देते रिएक्टेंट को, तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका सिंबल बहुत आसान है, देखिए कि जैसे ही हमने रिएक्टेंट को हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ये दिखाने का तरीका है कि कभी भी हीट रिएक्टेंट साइड लिखी हो तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब चलते हैं, देखिए इससे रिलेटेड एक ग्राफ पे। अब उसको समझने से पहले आप एक सिंपल सी कॉमन सेंस समझिए। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी या प्रोडक्ट की एनर्जी। तो आप खुद ही सोचो, सिंपल कॉमन सेंस है। रिएक्टेंट को हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी तभी वो किसके बराबर बनी, प्रोडक्ट की एनर्जी की। तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो कॉमन सेंस है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो लाइनें खींच ली। अब सबसे पहले आपको मार्किंग करना पड़ेगा कि कौन सी एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है ये बता रही है कि रिएक्शन की स्टेट क्या है। ठीक है, तो यह है स्टेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब हमें पहले पता चल गया कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा। तो अब ज़रा देखो ग्राफ की बात करें तो एनर्जी ऊपर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कहीं यहीं पे होगी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की एनर्जी कहीं यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी किसकी दिखा रही है, रिएक्टेंट की, और ये एनर्जी किसकी दिख रही है, प्रोडक्ट की। अब हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो ऑब्वियसली देखिए ग्राफ ऐसे आता है। ये हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए। अब तुम्हें दिख रहा है एक चीज़ तो यहाँ पे मैंने क्लियरली समझा दी थी कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की। अभी जो एनर्जी है इसी का दूसरा नाम होता है एंथैल्पी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो ज़्यादा किससे है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। ठीक है, पहला पॉइंट। अब जो इन दोनों की एनर्जी का गैप है, ठीक है, अब जरा देखो अगर मैं गैप बनाऊँ तो अब तुम्हें दिख रहा है कि इन दोनों की एनर्जी का गैप क्या है, ये वाला। ठीक है, ये है दोनों की एनर्जी का गैप। ठीक, अब अगर इन दोनों की एनर्जी गैप देखें, इसी को बोला जाता है डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसका फॉर्मूला खुद ही सोचो, इसका फॉर्मूला होता है एच पी माइनस एच आर। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट की एंथैल्पी से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि किसकी ज़्यादा है, एच पी ज़्यादा है एच आर से, तो इसका मतलब ये आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वहाँ पे डेल्टा एच का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और कई बार इसे आगे लिख देते हैं ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एच ये है, ये क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब हमने ये क्यों पढ़ा, क्योंकि कई बार जैसे यहाँ पे हमने रिएक्टेंट प्लस हीट इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा है, ये सिंबल ना देके वो दूसरे तरीके से दिखाते हैं। कैसे, आगे चलते हैं, देखिए वो क्या करेंगे, उस सेम रिएक्शन को इस तरीके से दिखाते हैं कि ये रहा आपका रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और इसके आगे डेल्टा एच का आप वो वैल्यू रख देंगे विद साइन। तो मान लो हमने अभी देखा डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने का, क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और डेल्टा एच की वहाँ पे वैल्यू दे रखी है विद साइन। क्लियर हो गया। चलो, अब अगली चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है, अब ये तो कॉमन सेंस है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया। चलो जी, अब अगला पॉइंट देखो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट, तो आप खुद ही सोचो, हमें शुरू में अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रिएक्टेंट को हमें हीट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, खुद ही सोचो।
अगर रिएक्टेंट अपने आप ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता तो इसका मतलब हमें हीट की ज़रूरत नहीं थी। तो जब रिएक्टेंट स्टेबल है इसीलिए क्या कर रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, और रिएक्ट नहीं कर रहा है इसलिए हमें हीट देने की उसे ज़रूरत पड़ रही है। जब हम हीट देंगे तभी क्या होगा, उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो एक बात तो कॉमन सेंस से समझ में आ गया कि यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो अगला स्टेटमेंट आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर वो अनस्टेबल होता तो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता बिना हीट दिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। अब अब बात आती है, अब आपको सोचो कि ये जो डेल्टा एच है ये क्या बताता है। डेल्टा एच वो हीट बताता है जो आपको देनी पड़ी हो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये समझने से पहले मैं एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लो आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है R1 और उसको प्रोडक्ट P1 में कन्वर्ट करने के लिए मान लो कि आपको जो हीट देनी पड़ी वो है +2 कैलोरी। ठीक है, इतनी हीट देनी पड़ी। एक ऐसी कोई दूसरा रिएक्टेंट है R2 और उसको कन्वर्ट करने के लिए P2 में हमको जो हीट देनी पड़ी डेल्टा एच वो है कितनी, +4 कैलोरी। क्लियर है। तो अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बताओ कि रिएक्टेंट R1 ज़्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट R2। अब यहाँ पे खुद ही सोचो कि R1 को हमें कन्वर्ट करने के लिए P1 में कितनी हीट देनी पड़ी, 2 कैलोरी, और वही R2 को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ी, 4 कैलोरी। तो खुद ही सोचो कौन ज़्यादा हीट मांग रहा है, और जो ज़्यादा हीट मांग रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो R2 है वो ज़्यादा स्टेबल है R1 से। तो पहला पॉइंट देखो, यानी R2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा किससे है, R1 से। क्लियर है। तो अब ये है किसका ऑर्डर, यह है तुम्हारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है। यहाँ पर हमने देखिए डेल्टा एच की वैल्यू देखते ही पता लगा लिया कि कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। जिसके लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी वो रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इससे मिलता जुलता एक रूल है, देखिए कि किसी भी रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी होती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब तुम्हें पता है अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा वो अनस्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की बढ़ रही है तो प्रोडक्ट की घटेगी। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और ये किसके है, अभी हमने देखा, देखो जिसको ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है वो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ी पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी घटी। तो यहीं पे अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट P1 ज़्यादा स्टेबल है कि P2, तो बस आपको क्या करना है, इसका रिवर्स, यानी P1 ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू P2, और ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम डेल्टा एच की वैल्यू देख के रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट यही है कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो जनरली क्या होती हैं, एंडोथर्मिक। और इसमें जो सबसे पहले आती है, देखो कोई भी डिसोसिएशन रिएक्शन है वो जनरली किस कैटेगरी में आती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब डिसोसिएशन जिसको समझ में नहीं आता, ये क्या होता है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो हमेशा हमें हीट देनी पड़ती है, और डिसोसिएट होते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन रिएक्शन। यानी जब भी कहीं पे किसी मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा हमेशा हीट आपको देनी पड़ेगी। ये मोस्टली है। ठीक है, इसमें कुछ एक दो एक्सेप्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर 95% मान लो कि ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। दूसरा आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, दो न्यूक्लियस को आपस में पास लाने के लिए आपको बहुत सारी हीट देनी पड़ती है, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो अगला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी कौन सी, जितनी भी वेपोराइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर वेपोराइजेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो या तो वो नेचर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा या आप खुद ही उसको हीट दे रहे होंगे। तो जितनी भी वेपोराइजेशन रिएक्शन है वो भी क्या है, तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और क्या होता है, देखिए सब्लिमेशन। कई सारे सब्सटेंस होते हैं जो सारे क्या होते हैं, सीधे डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सॉलिड से गैस में, तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से हीट एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो जितनी भी सब्लिमेशन रिएक्शन है वो क्या होती हैं, एंडोथर्मिक। अब इसमें लास्ट आती है, देखिए जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं सबको पता है वो खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट में। तो ऑब्वियसली वो सन से क्या ले रहे होंगे, हीट। और अगर वो हीट ले रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पे क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हमने पढ़ा, देखिए क्या कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, डिटेल में पढ़ा, अच्छे से सब कुछ समझ में आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन के बाद हम अगला सॉल्यूशन के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो
इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।